कहते हैं आपस में मतभेद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पार्टी के अंदर मतभेद हो जाता है तो बहुत कुछ बातें हो जाती है। मनभेद कभी ना कभी दिखने लगता है, लेकिन बीजेपी में मतभेद और मनभेद दोनों खुलकर है, जिसकी वजह से बीजेपी में अंतरकलह सतह पर दिखने लगी है। और ये अंतरकलह बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि दिल्ली और बिहार में हार के बाद मचे हाहाकार के बीच बीजेपी में बगावत दूसरे दलों के लिए बोलने और भुनाने के लिए बेहतर मौका है। लेकिन बीजेपी को अब सोचना होगा कि जिस तरह से पार्टी में बुजुर्ग नेताओं के बाद बगावती सुरों की तादाद बढ़ रही है, उससे बीजेपी को नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। आखिरकार बीजेपी में बगावत की असल वजह क्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद के निलंबन के बाद भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के कीर्ति आजाद की पीठ थपथपाने के भी अपने राजनीतिक मायने हैं। बिहार से चुनकर लोकसभा पहुंचे आर.के. सिंह, अश्विनी चौबे और वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी समेत यूपी के भी कई सांसद गाहे बगाहे नेतृत्व पर उंगली उठाते रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा 71 सांसद चुनकर लोकसभा भेजने वाले राज्य यूपी के सांसदों में बेचैनी है। ये बेचैनी 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अरुण जेटली का खुलेआम विरोध करने के बाद कीर्ति आजाद पर हुई कार्रवाई से बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि कीर्ति आजाद आज के नहीं बल्कि उस समय से बीजेपी के साथ हैं जब उन्हें यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मौका था, लेकिन कीर्ति आजाद ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। एक आदमी जिसने की ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, एक आदमी जिसके पास यह अवसर था, मेरे पिताजी जब चीफ मिनिस्टर बिहार में थे, अवसर था कि वो केंद्र में मंत्री बन सके और मेरे पिताजी ने नहीं बनने दिया। उन असूलों में पला हूं। और यही वजह है कि पार्टी से सस्पेंड किए जाने पर कीर्ति आजाद ने साफ लहजे में कहा कि पार्टी से सस्पेंड करना दुखद है और उन्होंने कभी भी किसी को चोर नहीं कहा। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। और अगर ये पार्टी मुझे सस्पेंड करती है तो ये दुर्भाग्य है पार्टी का। इन सब के बीच कीर्ति आजाद ने गुस्से में ये भी कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। अब तो मैं देखिए ना, मजे देखिए आगे आगे क्या होता है। और ये दूसरे भी नेता आपके समर्थन में आए थे, तो क्या आप उनके आने दीजिए, बताता हूँ ना सबको। कीर्ति आजाद के इसी अंदाज के बाद बीजेपी के शत्रु यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन मिल रहा है और ये वजह भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा रह रहकर पार्टी को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों बीजेपी अपने इस शत्रु से दूर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार कीर्ति आजाद का साथ दिया है, उससे सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई होगी। खैर, बीजेपी में जिस तरह से बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं, उससे पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज। तो कीर्ति झा आजाद के निलंबन पर राजनीतिक दलों ने बीजेपी की खिंचाई भी की है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के चेहरे पर पड़ी नकाब को हटाने जैसा बताया है और उसके चाल चरित्र और चेहरे से जोड़कर बताया। तो सपा ने कहा कि वो तो कब से कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग हटकर बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो इनका चाल और चरित्र और चेहरे की बात ये करते थे अपनी पूरी आइडियोलॉजी में, वो बहुत स्पष्ट तौर पे सामने आ रहा है कि वित्त मंत्री कटघरे में खड़ा है और इन्हीं के दल के सांसद ने उसको कटघरे में खड़ा किया है। वित्त मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है और उस सांसद पर कार्रवाई की जा रही है। इस बात को तो हम लोग बहुत पहले से कहते रहते थे कि ये फासिस्ट हैं,
फासिस्ट हैं, ये इनका छिपा हुआ चेहरा जो है बाद में जनता के सामने आएगा। ये अब इनका एक एक परत खुल रही है, ये सब खुल करके आ जाएगा सामने। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये भ्रष्टाचारियों का पूरा गिरोह बना करके पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जनता के बीच भय पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं और इस देश की भोली भाली जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं, लूटते हैं। इन्होंने कहा था ना, न खाएंगे न खाने देंगे, अब सब खा रहे हैं और फिर सबको खिला भी रहे हैं। देखिए, कीर्ति आजाद जी के मुद्दे पर पार्टी ने अपना निर्णय सुना दिया है और पार्टी के जिस फोरम ने निर्णय सुनाया उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता है। जिस तरह से उनकी गतिविधियां थी कुछ दिनों से, जिस तरह से बयान आ रहे थे, अब उनको वो अपनी सफाई उस फोरम पर देंगे तो पार्टी निर्णय लेगी। नहीं, देखिए, हर पार्टी का अपना अपना अनुशासन है और पब्लिक प्लेस पे क्या कहना है, पार्टी फोरम पे क्या कहना, ये क्लियर है। सबको पता है कि जो पार्टी की अंदरूनी चीजें होती हैं वो पार्टी के फोरम पे कही जाती हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से जो चीजें, अगर उनको कोई चीजें नागवार थी या कोई चीजें गलत दिखती थी तो उसको उनको पार्टी के फोरम पे कहना चाहिए था। और फिलहाल इस मामले के बाद से कीर्ति झा आजाद को निलंबित कर दिया गया है पार्टी से। और निलंबन के बाद कीर्ति झा आजाद बार बार यही कह रहे हैं कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है। वो जो चिट्ठी मुझे मिली है, जो चिट्ठी भेजी गई है हमारे आवास पर, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे और सभी जो मार्गदर्शक मंडल हैं उनसे हम मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात हुई भी है और बातचीत भी हुई है, मार्गदर्शक मंडल की भी अलग अलग बैठकें हो रही है और यही कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है। तो इस वक्त बीजेपी दो भागों में बट रही है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं सीधे सीधे खुलकर कि ये गलत हुआ, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये सही हुआ। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और कीर्ति झा आजाद क्या कुछ कह रहे थे दिल्ली पहुंचने के बाद, जरा सुनिए। अभी मैं जाके नोटिस देखूंगा, जो मुझे नोटिस दिया गया है प्रेम से मेरे पास आया है, उसको सप्रेम उसके ऊपर कुछ क्वेरीज लगा के मैंने भी भेजनी है। मुझे ये पता लगा था कि मैंने पार्टी विरोधी काम किया है, मुझे ये नहीं बताया गया कहां पर किया गया है। दूसरा ये कहा गया था कि मैंने कांग्रेस और आप के साथ मिल करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो प्रमाण कौन से वाले हैं, तो पूछूंगा ना। ये जो चीज मुझे मिली, आप जो जानना चाह रहे हैं वो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके आगे मार्गदर्शक मंडल के बीच में क्या बात हुई मैं कैसे बताऊं। अब मैं आया हूं तो मैं उनसे समय लूंगा कि मुझे समय मिले, या वो लोग एकजुट होकर के मुझे समय दें। मैं प्रधानमंत्री जी को ऑफिस कार्यालय कल सुबह फोन करूंगा कि वो मुझे समय दें। तो अब मुझे बताइए, जितना मुझे मालूम है उतना ही बता सकता हूं, इसके अलावा कुछ बोल सकता हूं क्या? तो कीर्ति झा आजाद ये कह रहे थे कि हम बारी बारी से सबके पास जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम पूछेंगे कि क्यों हमें सस्पेंड किया गया है। प्रधानमंत्री से भी हम समय मांगेंगे और उनसे भी हम ये चाहेंगे कि वो हमें स्पष्टीकरण दें। हालांकि कल भी जब वो कह रहे थे तो बड़े ही आक्रामक मूड में कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हमने तो पिछले 9 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी 1999 से लेकर 2013 तक ये लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इसमें अनियमितताएं हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं कहा है, किसी पर हमने आरोप नहीं लगाया है, तो फिर ये निलंबन क्यों। हालांकि जब इस मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि जिस तरह से अरुण जेटली पर लगातार आरोप लग रहे हैं वो आडवाणी की तरह ही बेदाग निकलेंगे, उनके ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। ऐसे में जांच हो जाती, यानी मार्गदर्शक मंडल की तरफ से जो बातें आ रही है, जो खुलकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें ये कि क्यों ना एक जांच करा ली जाए, यानी कि कमीशन बैठा दी जाए और कमीशन बैठाने के बाद यह स्पष्ट हो जाए, ना कि कीर्ति झा आजाद को पहले ही निलंबित कर दिया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अली, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, स्वागत है आपका। एपी ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे न्यूज एडिटर ऑपरेशन दुर्गन चौहान जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गन जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हरीश श्रीवास्तव जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस निलंबन को लेकर, क्योंकि वो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या सोचते हैं इस मामले में। जी हरीश श्रीवास्तव जी। कीर्ति आजाद जी का जो निलंबन हुआ वो उचित ही है जी, क्योंकि कोई भी संगठन बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। कीर्ति आजाद जी जो सवालात जो उन्होंने खड़े किए हैं, जो बातें उन्होंने पार्लियामेंट में कही और बाहर प्रेस में कही, अगर वो यूपीए उसी कालखंड में जिसमें ये स्टेडियम बना डीडीसीए का, उसी कालखंड में यूपीए सरकार ने 2 स्टेडियम का रेनोवेशन कराया जिसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और
42,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी का एक स्टेडियम बनता है कुल मात्र 142 करोड़ में, उसकी जांच की तो वो मांग कर रहे हैं। अगर वो 1500 करोड़ की जो में 2 स्टेडियम का रेनोवेशन हुआ उसकी जांच की मांग करते तो कुछ समझ में आता। वो किस भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं? मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं पूरे देश में कि 142 करोड़ में जो आदरणीय जेटली जी के नेतृत्व में डीडीसीए में जो स्टेडियम बना, वो कोई देश में कोई एजेंसी तो बना के दिखा दे। और दूसरी चीज, जिन आरोपों की जांच की बात कर रहे हैं, कांग्रेस यूपीए सरकार के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑलरेडी इन आरोपों की जांच कर चुकी है और जांच करने के बाद उसमें क्लीन चिट दे चुकी है। दिल्ली में यूपीए में केंद्र की कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार थी। तो बार बार किसी चीज को टारगेट करना, ये निहित स्वार्थ, अगर इसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या है? आप मुझे बताइए विद्यासागर जी, में जिस कालखंड में ये स्टेडियम बना उस कालखंड में पूरे देश में किसी स्टेट की कोई एजेंसी 142 करोड़ में उतनी कैपेसिटी का कोई स्टेडियम बना करके या कोई भवन बना के दिखाया हो तो आप लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, ये अच्छी बात है, ये इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। वाकई में डीडीएसए के जब अध्यक्ष है अरुण जेटली जी और ये स्टेडियम बना तो सभी जगह चर्चा हुई, खूबसूरती की चर्चा हुई, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, ये सब ये कोई मुद्दा नहीं है और उस पर सवाल भी नहीं है। सवाल ये है कि कुछ फर्जी कंपनियों को गलत तरीके से ठेका दिया गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो सवाल उठाया गया है, जो बार बार कहा जा रहा है, जो कीर्ति झा आजाद जो कि आप ही के सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जानकारी दे रहे हैं, अगर उनकी संतुष्टि के लिए या फिर बार बार जो बातें वो कह रहे हैं और पिछले कई सालों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें अब जुड़ गए हैं, कई लोग हैं जो इसमें सामने आ गए हैं, तो क्यों ना इस मामले की जांच हो जाए। जी विद्यासागर जी, विद्यासागर जी, ये जितने लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, या कीर्ति आजाद जी का कोई खेल की राजनीति से कोई उनका स्वार्थ रहा हो जिसको लेकर के वो बात बता रहे हैं कि इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर वो जो 2 स्टेडियम 1500 करोड़ में केवल रेनोवेट हुए उसी कालखंड में, उसकी लड़ाई वो क्यों नहीं लड़े? अगर वो भ्रष्टाचार खिलाफ बड़ी भारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ वो लड़ाई क्यों नहीं लड़े? और जिसमें एक बार जांच हो चुकी और जांच होने के बाद क्लीन चिट हो चुका, उसकी वो कौन सी बात कर रहे हैं? जी, ये तो कहीं ना कोई मैलाफाइड इंटेंशन है इसके पीछे, और उस मैलाफाइड इंटेंशन को लेकर के ये सारी बातें की जा रही। जी चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि मार्गदर्शक मंडल के लोग इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बैठकें वहां भी हो रही है और सभी लोग, ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, वो चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच हो और जो निलंबन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, हालांकि दबी जुबान में ही सही, लेकिन बातें हो रही है, वहां फूट भी देखने को मिले। कुछ नेता एक सुर में बोल रहे हैं, कुछ नेता हैं जो इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, उस पर कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। तमाम चीजों को लेकर चर्चा करें तो बीजेपी में बगावत का सुर बुलंद हो रहा है धीरे धीरे। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार कीर्ति झा आजाद की बातों को, यानी उन्होंने जो कहा है या फिर वो जो बार बार मांग कर रहे हैं, उसे समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे में पार्टी दो फाड़ में, हालांकि ये बहुत पहले से देखने को मिल रहा है, जो पार्टी के नेता हैं वो गाइडलाइन से हटकर यानी अपनी राय देते हैं, अपनी बातें कहते हैं। अनुशासनहीनता कई बार देखने को मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे कई बार आजिज भी आ चुके हैं और कई बार निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इस बार सीधे सीधे कार्रवाई हुई है कीर्ति झा आजाद पर, क्योंकि मना किया गया था कीर्ति झा आजाद को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और इस तरह की जो पार्टी लाइन से हटकर आप काम ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी लड़ाई है, प्रधानमंत्री जिस तरह से बार बार कहते हैं कि ये मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मैं उनके दीवाने हूं और मैं यही चाहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार ना हो, और भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है, चाहे हमारे पार्टी के लोग हों, हमारे मंत्री हों, या कोई भी जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस मामले की जांच हो, और ऐसे में परिणाम भुगतना पड़ा है। परिणाम ये कि कीर्ति झा आजाद को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है पार्टी से, और पार्टी से निलंबन के बाद एक बार फिर से एक बड़ा सवाल उठ गया है कि बीजेपी में जो भी सच बोलेगा या फिर जो भी खुलकर सामने आएगा, बगावती तेवर अपनाएगा, उसके साथ यही किया जाएगा, उसे निलंबित कर दिया जाएगा या फिर उसका समाधान निकाला जाएगा, और उसका असर क्या होगा। क्योंकि बिहार में बीजेपी की हार बुरी तरह से हार हो चुकी है, यानी कि पहले जो 2 सीट थी वो भी बीजेपी नहीं बजा पाई, दिल्ली में हसरा आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा है, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी तैयारी चल रही है। क्या इन सब का जो नतीजा है, जो भुगतान है,
वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ देवेंद्र सिंह भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। देवेंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार विपक्ष की तरफ से भी वार शुरू हो गए हैं, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को सामने आकर इस पर सफाई देनी चाहिए, बोलना चाहिए। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या चाहते हैं? विद्यासागर जी, जी जिस तरीके से डीडीसीए का मैटर आज हिंदुस्तान के सामने है, आज बीजेपी ने अपने ही सांसद जो सीनियर लीडर हैं कीर्ति आजाद जी, उन्होंने जब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और इन्हीं के पार्टी के जो एक बहुत शीर्षस्थ नेता हैं वित्त मंत्री भारत सरकार अरुण जेटली जी, वो सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। जब डीडीसीए के वो अध्यक्ष थे 9 साल, तो उनके ज़माने में, उनके समय में ही बहुत सारे गंभीर भ्रष्टाचार हुए। और वो भ्रष्टाचार जो कीर्ति आजाद जी ही नहीं, बहुत सारे उस समय क्रिकेट के बिशन सिंह बेदी जी ने, बहुत सारे वहाँ के जो ऑफिस बेयर थे उन्होंने उठाया था। और निश्चित तौर पे उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। फर्जी कंपनियां बना करके उनको ठेके दिए गए हैं, उनको काम दिए गए हैं, और जो सामान खरीदे गए हैं उसमें बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक वित्तीय अनियमितता हुई है। और कीर्ति आजाद जी ये लड़ाई आज से नहीं, पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपना जो विश्वास उन्होंने 2014 में हिंदुस्तान की जनता ने उनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लाके दिया था, आज उस विश्वास को ये बना नहीं पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के सामने जो है ये बेनकाब हो गए हैं। जो इन्होंने वादे 2014 के चुनाव में किए थे वो एक भी पूरा ना करके अब नई बातें, नई चीजें हिंदुस्तान के जनता के सामने ला रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देश की जनता को देंगे, इन्होंने कहा था कि मैं, ये पुरानी बातें हैं और इन पर चर्चा हो चुकी है, कई बार चर्चा हो चुकी है, पुरानी बातें हैं। अभी हरीश श्रीवास्तव जी ने 2 अहम मुद्दे उठाए और अपने पार्टी के सांसद को भी ये कहा कि आप दूसरे के गिराबान में झांकिए। कीर्ति आजाद साहब को कहा गया, अभी हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि उन्होंने जो यूपीए के सरकार में एक जो 2 स्टेडियम का जो बहुत रिनोवेशन हुआ, उसका सुंदरीकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ, उसकी जांच की मांग कीर्ति आजाद ने नहीं कही। साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर कीर्ति आजाद कांग्रेस के हिडन एजेंडे पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि उनको निलंबित किया गया। पहला सवाल देवेंद्र सिंह जी आपसे कि जब आपने ही स्टेडियम के पुनर्निर्माण में या उसके सुंदरीकरण में घोटाला किया, तो आप हक नहीं रखते अरुण जेटली पर उंगली उठाने का। इसका आपको जवाब देना होगा। चौहान जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट संघ है, ये हर स्टेट, हर पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में अलग अलग दलों के नेता उसके अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। कोई घटना हुई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उनकी जवाबदेही बनती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी दिल्ली के क्रिकेट की राजनीति से बहुत दिनों से इनका वास्ता है और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कीर्ति आजाद जी ने एक मांग किया था कि नहीं, इसमें जांच होनी चाहिए। कोई सीधे उनके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया था, यह जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के एक दरभंगा के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके इस मांग को सरकार को मानना चाहिए। यह माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है हिंदुस्तान बनाएंगे, हम ना किसी को ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो हम कहते हैं कि आज उनको देवेंद्र जी हरीश श्रीवास्तव का एक सवाल है। हरीश श्रीवास्तव जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें मौका दे दे तो बेहतर होगा, फिर आप जवाब दें। 9 साल से जैसा कि देवेंद्र जी कह रहे हैं कि 9 साल से कीर्ति आजाद जी मांग कर रहे थे इस भ्रष्टाचार की जांच की। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार थी, आखिर इन्होंने क्यों नहीं जांच किया? और जांच एजेंसी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो केंद्र सरकार के ही तहत थी, इनके ही शासन काल में इन आरोपों की जांच की थी, हरीश जी चिट किया था।
हरीश जी, ये बार बार ये अपनी बात जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी बात तो नहीं कहते कि 142 करोड़ में कीर्ति आजाद जी ने जिन्होंने बनाया, जो जांच में जो फैक्ट दिए हैं, जो उन्होंने सबूत दिए हैं, पेपर्स दिए हैं, उसमें निश्चित तौर पे बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। और यदि उन्होंने जांच करने के लिए कहा तो इसमें कौन सा आज आप पाक साहब हैं तो आपको जांच करनी चाहिए। आप आरोप प्रत्यारोपों तक मामला सिमट जाएगा। इस चर्चा को हम आगे ले जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एपी ओझा साहब, पूरा प्रकरण आपने देखा 2-3 दिनों के अंदर किस तरीके से हुआ। अभी हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कीर्ति आजाद हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी इसमें टांग अड़ाने की। तो जहां तक मेरी जानकारी, कीर्ति आजाद बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस देश के और बहुत दिनों तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो अगर कीर्ति आजाद इसमें टांग अड़ाते हैं तो मेरे हिसाब से जायज नहीं है। कोई नेता इसमें टांग अड़ाता है, नेता अध्यक्ष बनता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, नेता जो पॉलिटिक्स करते हैं क्रिकेट की वो गले नहीं उतरती। लेकिन अगर क्रिकेटर है और क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट में घोटाले की बात कर रहा है, स्टेडियम में बात कर रहा है, तो मुझे लगता कि बेजा बात नहीं। ओझा साहब, पूरे प्रकरण को आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को देखा है आपने, एक बिंदुवार हम चाहेंगे कि एक बार चीजों को समझाएं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके कि वास्तव में खेल क्या चल रहा है। देखिए चौहान साहब, आपने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया है अभी, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्रिकेट, राजनीति, नेता और भ्रष्टाचार, इनका बहुत ही अन्योन्याश्रित संबंध है और इसमें देश के लगभग सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। अगर आप ये देखेंगे तो हर आदमी की एक कोशिश होती है कि किसी तरह से किसी स्पोर्ट्स बॉडी पे कब्जा कर ले, और विशेष करके क्रिकेट पे उसके लिए कुछ ज्यादा ही मारामारी है। लेकिन यहां सवाल इस बात का भी है कि निलंबन क्यों हुआ। अगर बात उठाने की बात है तो जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि कीर्ति आजाद ने नियम 377 के तहत लोकसभा में 5 अगस्त 2014 को भी ये सवाल संसद के अंदर उठाया था। तो क्या उस समय इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जांच तो हर भ्रष्टाचार की होनी चाहिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई दल हो और चाहे जो हो। तो जांच से घबराहट किसी को क्यों, चाहे जो हो। और जहां तक इसकी अभी आपने बात की तो हर आदमी, आप देखिए जैसे अभी यहाँ पे बैठे हुए देवेंद्र सिंह जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से जेटली जी जुड़े रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी के राजीव भी बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। शरद पवार जी जब कांग्रेस में तब वो जुड़े रहे हैं। तो ये हमने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राजीव शुक्ला यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। इस तरीके के दर्जन भर नेता कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। आपने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि आखिर क्रिकेट में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहे हैं। क्रिकेट में अब अकूत पैसा है, अकूत धन आ रहा है, तरह तरह के संस्करण हो रहे हैं क्रिकेट के, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, इसका जवाब हम हरीश श्रीवास्तव जी से लेना चाहेंगे कि जब कीर्ति आजाद ने जब अगस्त में लोकसभा में 5 अगस्त को लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, उस समय चीजों को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? हो सकता है कि लोकसभा में संज्ञान में लेकर अगर इसमें कोई जांच करा दी जाती या सरकार इस पर कोई पहल कर लेती या अरुण जेटली साहब ही आगे आ जाते और सदन को बता देते कि नहीं, हम इसमें जांच, एक और जांच बैठा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आती। हरीश जी। चौहान साहब, आपकी भी नॉलेज में होगा ही, मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो डीडीसीए के जो भ्रष्टाचार के आरोप कीर्ति आजाद जी ने लगाए हैं, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की जो सरकार थी दिल्ली में, उसने अपनी ही एजेंसी से इसकी जांच कराई थी और आरोपों को खारिज किया था जांच एजेंसी ने। और कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसने जांच किया था। तो बार बार बोगस आरोप लगाना, बार बार बात को इस तरह से कहना, और अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है तो खेल जगत में तो जितनी तरह की बातें भ्रष्टाचार की आती है, कीर्ति आजाद साहब अगर सारे पे बात करते और सभी मसलों को उठाते तो बात समझ में आती। कहीं न कहीं इसमें कीर्ति आजाद का कहीं न कहीं स्वार्थ, कहीं न कहीं उनका अहम इस तरह का है कि जो इस तरह की बातें एक क्लीन छप के आदमी को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसके बारे में
आज तक किसी ने कोई बिंदु नहीं उठाया, चाहे वो कांग्रेस। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि अरुण जेटली एक साफ छवि के नेता है, हम आपकी बात से सहमत हैं। कीर्ति आजाद ने भी यही बात कही, कि हमने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया, हमने अरुण जेटली का नाम नहीं लिया। सैयद अली साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, इनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, फिर लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर। देखिए विद्यासागर जी, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी को भी सुन रहा हूं और हरीश जी को भी सुन रहा हूं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार एपी ओझा साहब ने भी अपने व्यू को रखा जी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हक और सच सुनना पसंद नहीं करती है। हक और सच सुनना पसंद नहीं करती है। अगर कीर्ति आजाद साहब ने वित्त मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव के समय वादा किया था कि हम एक स्वच्छ सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, हम खाएंगे नहीं, हम खाने नहीं देंगे, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वित्त मंत्री पद से जेटली जी का इस्तीफा उनको ले लेना चाहिए, उसके बाद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, ये फासिस्टवादी लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठ सुनना पसंद करेंगे, ये सच को बिल्कुल हजम करना चाहेंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। अभी पिछली सरकार जो थी, सवाल करूंगा जी बिल्कुल। चल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सैयद अली साहब, हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास हम लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वाकई में जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहे हैं या बातें कही जा रही है, चर्चा शुरू हो गई है एक बार फिर से बीजेपी में तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, यानी कि दो फाड़ में जो बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इस निलंबन को लेकर ये जायज नहीं है, ये निलंबन नहीं होना चाहिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा तो सीधे सीधे समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में और भी लोग सामने आए, यानी कीर्ति आजाद के समर्थन में और भी लोग सामने आए, और मार्गदर्शक मंडल की भी बैठकें हो रही है तमाम चीजों को लेकर कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कीर्ति आजाद अगर कर दे तो बीजेपी में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, यानी बहुत पहले से भी वो नाराज थे। चुनाव से पहले भी इस पर कई बार इस तरह की बातें हुई थी और नाराजगी भी उन्होंने दिखाई थी। हालांकि नाराजगी मोदी खेमे को लेकर उन्होंने दिखाई थी। छोटे से ब्रेक को लेकर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि आखिरकार वाकई में डीडीसीए को लेकर कीर्ति आजाद की नाराजगी है या फिर पार्टी में कुछ चाहते हैं, सरकार में कुछ चाहते हैं। तो बीजेपी में सीधे सीधे वार हो रहा है और वो भी अपने ही नेताओं के द्वारा। आरके सिंह जो कि आरा से सांसद है, बिहार के आरा से, और बिहार में जब हार हुई थी, हार से पहले भी उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया था कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं, कार्रवाई नहीं हुई। नाराजगी जरूर देखी गई और अभी तक नाराजगी देखने को मिल रही है। उसके बाद से कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और वरिष्ठ नेताओं ने भी कई बार संकेत दिए हैं, यानी पार्टी के खिलाफ या फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर इस वक्त जो पद पर आसीन हैं, उन नेताओं के खिलाफ कई बार आवाजें अपने ही पार्टी से उठने लगी है। तो क्या इस वक्त पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसका रूप भयानक होगा? उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ेगा, उत्तराखंड में झेलना पड़ेगा, पंजाब में भी इसका जो असर होगा वो देखने को मिलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त जो नौबत है वो ये कि अपने ही पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अब तो हम देख लेंगे। कीर्ति आजाद को जब निलंबन किया गया, प्रेस से सीधे सीधे कह रहे थे कि अब तो हम आजाद हैं, अब तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं और हम एक एक चीज निकाल कर दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो क्या पार्टी का इससे नुकसान भी होगा? अगर कीर्ति आजाद को निलंबित कर दिया गया है तो पार्टी का फायदा कब, नुकसान ज्यादा है? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेन्द्र चौहान जी, क्या लगता है निलंबन के बाद से जो पार्टी के बाकी जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो नियमित हो जाएंगे, यानी पार्टी के गाइडलाइन से हटकर बात नहीं करेंगे, या फिर और विरोध के स्वर बुलंद हो जाएंगे? विद्यासागर, कम से कम ऐसा बीजेपी का नेतृत्व तो यही मान रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम एक अनुशासित पार्टी हैं और कहीं हद तक है भी। वो उनका ये कहना है कि इससे एक संकेत जाएगा, एक संदेश जाएगा। और जो उन पर आरोप है कीर्ति आजाद पर, वो ये है कि उन्होंने उंगली उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। कीर्ति आजाद बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं, बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं कि हमने कभी अरुण जेटली का नाम नहीं लिया, हमने एक व्यवस्था की बात कही है। इन सब सारी चीजों को लेकर बीजेपी में एक चर्चा छिड़ गई है। तो दिन भर का घटनाक्रम रहा कि जो बीजेपी का जो मार्गदर्शक मंडल है वो खुद ही अपना मार्ग भटक गया है। वो समझ नहीं पा रहा कि हम करें क्या, क्योंकि बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की जो आज दो बैठकें हुई दिन में दिल्ली में, उसमें दोनों बैठकें आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी की का नेतृत्व रहा, उनके यहाँ बैठकें हुई हैं।
और उसमें शांता कुमार जी शामिल हुए हैं, आडवाणी जी रहे हैं और इसी तरह यशवंत सिन्हा जी रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह किनारा कर गए, उस बैठकों में राजनाथ सिंह मौजूद नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्वाभाविक है नहीं है, तो वो उस पर नहीं रहे हैं। अब जो मार्गदर्शक मंडल के अंदर की खबरें निकल कर आ रही हैं, हो सकता है कि बीजेपी के साथी ये कह दें कि नहीं, पत्रकारों के पास ये खबरें मिथ्या हैं, ये आधारहीन खबरें हैं, वो कह सकते हैं, उनको हक है ऐसा कहने का। लेकिन जो हमारे पास खबरें ये हैं कि जोशी जी और आडवाणी जी जितने भी लोग हैं वो इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे थे कि अगर किसी चीज को लेकर मांग उठी है, एक अपनी पार्टी का सांसद लोकसभा में ये बात कह रहा है कि इसकी जांच हो जाए, तो जांच के बाद पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कीर्ति आजाद के निलंबन के खिलाफ जो मार्गदर्शक मंडल के ज्यादातर सदस्य थे, हालांकि कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि नहीं, जो निलंबन हुआ है वो सही हुआ है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो अभी एक आजाद है, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने इस वक्त पर काबू नहीं पाया तो आजादों की संख्या काफी बढ़ जाएगी बीजेपी में। अगर बीजेपी का ये तर्क है कि वो भ्रष्टाचार पर की बात कर रहे हैं, जबकि अरुण जेटली पाक और साफ हैं, हो सकते हैं अरुण जेटली पाक साफ हो, उन पर कोई आरोप इस तरीके का सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक, तो वो अभी तक पाक साफ हैं। लेकिन जो आरा के सांसद जिनकी आप बात कर रहे थे, आरके सिंह की, आरके सिंह ने खुलेआम कहा कि पैसे लेकर बिहार में टिकट बांटे गए हैं। तो टिकट किसने बांटे? अमित शाह ने बांटे, नरेंद्र मोदी ने बांटे, बिहार के नेतृत्व ने बांटे। इससे बड़ा गंभीर आरोप क्या हो सकता था? आरके सिंह को क्यों नहीं रास्ता दिखाया गया, निलंबन कर उनका क्यों नहीं किया गया? शत्रुघ्न सिन्हा लगातार इस बात को कह रहे हैं, अश्विनी चौबे ने अंगुली उठाई, करिया मुंडा सभा के सदस्य हैं, उन्होंने अंगुली उठाई। इसी तरीके से यूपी के कई सांसदों ने गाहे बगाहे कसमसाहट है। और यूपी के कानपुर से अगुवाई करने वाले मुरली मनोहर जोशी जी भी इस बात से सहमत नहीं, कहीं ना कहीं वो भी नाराज हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए मुश्किलें हैं। हरीश जी बहुत संजीदा नेता हैं, गंभीर नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी लाइन पर कहना है, कहेंगे ही, और हमें भी इसमें कहीं कोई एतराज नहीं है कि वो अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं, अच्छा लगता है। एपी ओझा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक सांसद भ्रष्टाचार की बात उठाता है उसे निलंबित नहीं किया जाता। कीर्ति झा आजाद जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। मार्गदर्शक मंडल में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर हम उनकी त्वरित टिप्पणी चाहते हैं। देखिए चौहान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर राजनीति में ये गिरावट आ क्यों रही है। आज स्थिति ये हो गई है कि दल चाहे जो हो, उनके चाल चरित्र चेहरे में 5% से ज्यादा का फर्क नहीं रह गया है, और ये स्थिति कमोबेश हर पार्टी में है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर निगाह ज्यादा होती है। राजनीति आज सिद्धांत विहीन होकर व्यक्तिवादी हो गई है, और उसमें किस व्यक्ति को कहां सूट कर रही कौन सी राजनीति, कौन सा नेता उसको कहां सूट कर रहा है, उस हिसाब से ये कार्यक्रम बनते हैं। अदरवाइज अगर सिद्धांत की बात होती तो जैसा अभी आपने कहा, निलंबित होने वाले नेताओं की एक लंबी सीरीज होती। बिहार चुनाव के पहले से पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से काम करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, चुनाव के दौरान पार्टी पे खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन, और इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी जी जैसे भी आपने नाम लिए, आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात है, हम किसी को न ईमानदार कह सकते हैं, न हम उसको बेईमान कह सकते हैं, जब तक उस पे अगर उंगली उठी है उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रथा हो गई कि जैसे किसी के ऊपर कोई बात आती है तो तुरंत दो लोग सामने आके ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो क्लीन चिट देने वाले हैं, जो लोग ये तक कह रहे हैं कि सूरज पे थूकने की तरह से है। सवाल इस बात का है कि अभी किसने जांच की, किसने ये तथ्य बताया कि वो अभियुक्त है, या किसने ये तथ्य बता दिया कि वो पागल है? हरीश जी का तर्क है कि यूपीए सरकार में रहती है। हरीश श्रीवास्तव जी का तर्क है, मजबूत तर्क वो दे रहे हैं कि यूपीए की सरकार में जो सीरियस क्राइम की जांच करने वाली एजेंसी ने, यूपीए की सरकार ने खुद जांच कराई और उस एजेंसी ने क्लीन चिट दी, तब आजाद साहब को कहां हक बनता है इसमें उंगली उठाने का? इस जगह मेरा एक सवाल है श्रीवास्तव जी से कि अगर ये फेवरेबल जांच नहीं होती तो शायद श्रीवास्तव जी भी इसकी मांग कर रहे होते, या अन्य नेता भी मांग कर रहे होते इसकी दोबारा जांच कराई जाए, क्योंकि सरकार यूपीए की थी, एजेंसी उनके कंट्रोल में थी, इसलिए अरुण जेटली या अन्य नेताओं को फंसा दिया गया। श्रीवास्तव जी। चौहान साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार के दौरान जांच हुआ, वो एजेंसी वो बीजेपी की सरकार तो थी नहीं, बीजेपी सरकार द्वारा कंट्रोल एजेंसी नहीं थी,
उनके सरकार में जांच हुई और उस जांच में कोई किसी तरह का इसमें भ्रष्टाचार नहीं पाया गया, तो अब नई कौन सी बात आ गई? केजरीवाल साहब ने तो जांच एक आयोग गठित ही कर दिया। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि भाई एक चीज जिसमें जांच हो गई ऑलरेडी, और एक बहुत बड़ा, देखिए चौहान साहब, एक बहुत मोटी बात है ये कोई इसमें कोई हिडन कोई फैक्ट नहीं है कि उसी कालखंड में 2 स्टेडियम के रेनोवेशन में 1500 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, और उसी कालखंड में एक 40-42 हजार लोगों की बैठने कैपेसिटी वाला स्टेडियम कुल 142 करोड़ रुपए में तैयार हो जाता है। तो इसमें ये तो अपरेंट हुआ है कि इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होता तो ये भी 1000 करोड़ पहुंचता, ये भी 800 करोड़ पहुंचता, ये भी 1200 करोड़ पहुंचता है, तो नया बन रहा था। ये तो एक बहुत दुर्गेन जी, तो गांव का भी आदमी ये समझ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए जी। कौन सा सही। चलिए हरीश जी देवेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी को सुन लेते हैं, देवेंद्र सिंह जी को सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? दुर्गेन जी, देवेंद्र सिंह जी की आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। इन्होंने खुद इस बात को कहा कि 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए 2 स्टेडियम में, और आज यह डीडीसीए के अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे, और क्रिकेट के आज कीर्ति आजाद जी जो क्रिकेट संघ से जुड़े रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, और उनको दिल्ली और वो डीडीसीए के ऑफिस बेरर भी रहे हैं। यदि उनके पास कोई फैक्ट है, तथ्य है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि खुद हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 150 करोड़ में अच्छा में स्टेडियम बन जाता है, तो इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच के लिए यदि किसी माननीय सांसद ने, हरीश जी, यदि माननीय सांसद ने जांच के लिए कहा तो इसमें कौन सा अत्याचार कर दिया? और इसकी जांच जो है, आज कोई जांच की बात आई तो वहां के दिल्ली की सरकार में के ऑफिस में, मुख्यमंत्री के ऑफिस में आप सीबीआई का रेड डलवा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में तानाशाही का माहौल बना दिया है। गलत बयानी मत कीजिए। आप लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जो वादे आपने हिंदुस्तान की जनता से किया था उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब फिर हिंदुस्तान में असहिष्णुता का मामला चल रहा है, चर्चा कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं देते पूरे प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं की बात, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में जो बगावत है, ठीक है, दूसरे दलों के लोग बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीजेपी में जो बगावत है, बहुत बड़े स्तर पे है। बीजेपी में जो बगावत है उसको लेकर क्योंकि सत्ताधारी दल है और उस पर सभी की निगाह जानी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में कुल मिलाकर ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ता है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, सैयद अली साहब। कीर्ति झा आजाद कुछ कह रहे हैं, कीर्ति झा आजाद कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हालांकि मैं सदैव सोचता हूं कि कुछ राजनीति में खेल की भावना आ जाए तो अच्छा होगा। तो एक तो वह था, तब उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, और यदि यह मामला लिया ही गया होता तो आज तक जो 9-10 साल से मेरी यह मुहिम भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीडीसीए में चल रही है तो दूसरे अध्यक्षों ने भी कहा होता। एक तो ये कहा गया कि पार्टी की गतिविधियां मेरी ठीक नहीं थी, पार्टी विरोधी गतिविधियां थी। दूसरा मुझसे ये कहा गया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने दूसरे पार्टियों के साथ मिल करके पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया है। तो जितने भी लोगों ने कभी किसी भी दूसरे पार्टी के लोगों के साथ बात किया हो तो वो सभी पार्टी विरोधी गतिविधियां होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कभी सदन में होते हो तो आप अपनी अपनी पार्टियों की बात रखते हो, अन्यथा लोगों की तो व्यक्तिगत पारिवारिक भी रिश्ते होते हैं, अपने व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं। तो इन सभी चीजों को देख करके यह मैं उनसे कल लिखने वाला हूं चिट्ठी, और उनमें यह सब बिंदुओं का उल्लेख मैं अवश्य करूंगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उम्मीद है कि वो आपकी वापसी करवा पाएंगे? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा कि मैं कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करूं, लेकिन मुझे केवल जानना है, क्योंकि ये आरोप मुझ पर लगा है कि मैंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की, वो जानना चाहता हूं कौन सी हैं, कब की है। मेरे ऊपर कहा गया है कि मैं विरोधी पार्टियों के साथ मिला हूं, कांग्रेस और पार्टी के विरुद्ध, कांग्रेस और आपके विरुद्ध में मिला हूं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कब मिला हूं
और मैंने ऐसा क्या किया है। तो ये सभी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि आपके सामने भी आने चाहिए। कीर्ति जी 26 तारीख को मीटिंग होने वाली है डीडीसीए की, इंतजार कर रही है आपके जवाब का। अगर उससे संतुष्ट नहीं होगी तो पार्टी आपको 6 साल के लिए निलंबित। देखिए ऐसा है, खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे। देखिए ऐसा है, देखिए रविंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। सबसे पहले तो शो कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ मेरा सीधा निलंबन किया गया। मुझे आप कागज देख लेने दीजिए। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर 15 दिनों का हमें समय दिया गया है या नहीं दिया गया। जब समय ही नहीं दिया गया है तो कम से कम मेरे ऊपर जो ये आरोप लगे हैं उन आरोपों को तो पहले हटाऊंगा ना। उन आरोपों को हटाने के बाद भी कुछ आगे तय करूंगा, क्योंकि जब माननीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकार से कहा है तो मुझे मालूम तो होना चाहिए ना। ऐसा लगता है ऐसे कि अफवाहों पर सब कुछ निकला है, और अभी तो देश को बड़ा संकट है देश के बाहर से। भैया उस संकट को देखेंगे या देश में जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, अखबारों में दे रहे हैं अफवाह, उन अफवाहों के ऊपर हम ध्यान देंगे। DDCA is also saying that they are in process of expelling you. Kirti, they are in process of expelling you. They are saying that they are in process of expelling you, Registrar and all. You and Bishan Singh Bedi and others. How do you react to it? Well, that is the best part. Those who have never held a bat in their lives, those who've been indicted by the SFIO, are planning to, forget me, they are planning to cancel membership of the legendary India captain Bishan Singh Bedi. Now, this is the level that one can stoop to, and I feel that I would not like to comment on it, because my father always said, बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी बातें नहीं किया करो. But there is also a defamation suit which has been filed against you by a cricketer, which you have alleged that he has paid Himmat Singh a bribe of 25. I have not said that. Somebody should show it to me that I have said that his father had paid a bribe or he had paid a bribe. After all, they'll have to, if at all they have served me a notice, they'll have to show me as to where have I said it or written it. So I think it will not be in fitness of things to say about a certain thing which does not exist. कब तक आप अपना जवाब देंगे पार्टी? अरे बाबू कल तक दे देंगे ना। थैंक यू सर। We've seen you hold those calls, but who's with you from BJP? You know, you've been making an appointment with the Prime Minister, with Margaret Bandal, but who is from BJP is with you? Listen, I went last night. I was in a flight when my suspension letter came out. And then I was on a personal work in Ahmedabad. I've come back today. Now I'll get in touch with everybody. I told my wife I'll take her out for a very good dinner. She is here with me, standing full strength in this entire episode. And you need a family to be standing behind you. A lot of things have happened to me and my family over the years, but we have never said anything. तो कीर्ति झा आजाद प्रेस से बात करते हुए कि इस निलंबन चिट्ठी को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। अगर हमें मौका दिया होगा जवाब देने के लिए तो हम जवाब भी देंगे। और हम बार बार ये पूछना चाहते हैं पार्टी के आला कमान से कि आखिरकार ये निलंबन क्यों, हमने क्या गलती की है, हमारे पर ऊपर जो आरोप लगा है उस आरोप में कितनी सच्चाई है। बड़े ही कॉन्फिडेंस से बार बार कीर्ति झा आजाद ये कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पार्टी के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। जहां तक दोस्ती की बात हो, बातचीत की बात हो, तो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से वो होती है और बातचीत भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे मिलकर पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। दुर्गन जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं, ऐसे तो यही लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं बार बार डीडीसीए को लेकर, उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई भी है। विद्यासागर, जो अभी हम कीर्ति आजाद को सुन रहे थे जी, एक तो बेहद भावुक नजर आ रहे थे, वो अपनी पत्नी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी, लेकिन उन्होंने जब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, उन्होंने कहा कि जो हमें सस्पेंशन लेटर मिला है, क्या उसमें ये देखना होगा कि मुझे कम से कम अपनी बात कहने की मोहलत मिली है कि नहीं, कि डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया गया। सीधी बात कि वो क्या अपनी बात कह पाएंगे, उसका 15 दिन का जो वक्त है वो उनको मिला है कि नहीं, ये भी देखना होगा। दूसरी बात, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साध दिया है। उन्होंने यहां तक दूसरे शब्दों में कह दिया कि उनके खिलाफ जो भी बातें हैं वो अफवाह हैं और अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश के सामने तमाम मुद्दे हैं, सीमा पार के तमाम मुद्दे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। एक राजनीति में जो खेलों की राजनीति है उसमें स्वच्छता की उन्होंने बात की है कि कम से कम जो एक तरीके से वो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि जो राजनीति के खिलाड़ी हैं कम से कम वो खेल धर्म का पालन तो करें, जो खेल का धर्म है।
है ना, उसमें भी राजनीति का दिमाग इस्तेमाल ना करें, खेलों को खेल रहने दें और राजनीति में खेल ना करें। ये जो खेल का मेल जो समझाया है कीर्ति आजाद ने, उसे कम से कम बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मार्गदर्शक मंडल से भी उन्हें उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीदें हैं, और अपने इरादे भी उन्होंने साफ साफ जता दिए हैं कि इसके बाद भी बहुत कुछ है अभी उनकी राजनीतिक जीवन में, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उस मुद्दे पर अभी भी वो अटल हैं और अटल जी की उस कविता को बार बार वो दोहरा रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने उस बात को नहीं कहा, लेकिन कल से आज तक वो उसी को कह रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस बात को लेकर वो कह रहे हैं, अटल जी उनके आदर्श हैं, ऐसा कीर्ति आजाद का कहना है। तो कुल मिलाकर ये मामला बेहद उलझ गया है। बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि गले की हड्डी न बन जाए यह मुद्दा, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में तलवारें खिंची हुई हैं। वरिष्ठ नेता है, या तो मार्गदर्शक मंडल की मत मानिए, तो उसके जो नेता हैं, जोशी जी, आडवाणी जी, शांता कुमार हैं, यशवंत सिन्हा है, मामला उलझता जा रहा है कुल मिलाकर। लेकिन एक चीज और है, जो जिस तरह से बार बार मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही है, मार्गदर्शक मंडल कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि कुछ हो, लेकिन वो भी असमंजस में है, वो भी बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसा भी तो दिख रहा है पार्टी में। नहीं, बेबस क्या, अब एक तरीके से अगर मार्गदर्शक मंडल के वही नेता कीर्ति आजाद के साथ नजर आ रहे हैं जो इस समय शक्तिहीन है, मार्गदर्शक मंडल में है लेकिन शक्तिविहीन है। जो ताकत वाले नेता बैठक में आ ही नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी है नहीं, और राजनाथ सिंह किनारा कर रहे हैं, अपनी बचाए घूम रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति यही है कि लेकिन आप मार्गदर्शक मंडल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्टी पर आज भी आडवाणी जी की पकड़ है, जोशी जी की पकड़ है, शांता कुमार हिमाचल में पकड़ रखते हैं, यशवंत सिन्हा की बात चलती है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। फिर आप मान लीजिए कि ठीक है, नीचे के वर्कर तक अभी वो प्रभाव ना छोड़ पाए हो, नरेंद्र मोदी या अमित शाह का प्रभाव हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी सांसद इसमें जो संसद चुनकर आए हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या है जो आडवाणी के समर्थक हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो जोशी के समर्थक है। इसी तरीके से और ऐसे कट्टर समर्थक है, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कट्टर समर्थक अभी भी डटे हुए हैं मैदान में कि ठीक है, आओ दो हाथ करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी को मुश्किलें आने वाली हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और अन्य जगह के चुनाव को लेकर। जी, एपी ओझा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, कीर्ति आजाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, पार्टी लाइन से हटकर कोई काम नहीं किया है, बार बार जो उनके साथ जो भी किया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, वो एक अफवाह है। क्या इससे पार्टी के जो बाकी नेता हैं जो उनके समर्थन में, क्या असर होगा? देखिए, इसका असर तो होना निश्चित है जी, क्योंकि और आज ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि जो पार्टियां हैं उनमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है जी। अब अगर आप देखेंगे तो कभी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है और कभी प्रधानमंत्री अध्यक्ष नॉमिनेट करता है, अगर पार्टियों के आप संगठन में जाए तो। लेकिन इसका असर निश्चित रूप से होगा, और जब भी बात भ्रष्टाचार की आती है तो जनता एक बात तो जरूर कहती है, कार्यकर्ता भी जो सत्ता से चिपके हुए नहीं है, कम से कम जो तटस्थ है, वो ये है कि अगर आरोप किसी पे लगा है तो उसकी जांच होने में बुराई क्या है। ये किसी पार्टी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजनीति एज ए होल के लिए कह रहा हूं। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो रामावलंबित पार्टी है। इसमें तो अगर एक ने सीता के चरित्र पे एक उंगली उठा दी थी तब उन्होंने राज्य के लिए उनको बाहर कर दिया था। तो एक जांच, और जहां तक मैं हरीश जी की बात करूंगा, ये बार बार एक कहते हैं कि एक जांच हो चुकी है, तो उस जांच रिपोर्ट को अगर 5 अगस्त 2014 की जो नोटिस थी जिसमें कीर्ति आजाद ने संसद में उठाया था, अगर वहीं वो पेश कर दी जाती तो आज ये नौबत ही ना आती। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं देवेंद्र सिंह जी? ओझा साहब ने आपने जी, देवेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो इसलिए असर तो इसका निश्चित रूप से होना है, और ये किसी भी पार्टी में होगा। सागर जी, आदरणीय एपी ओझा जी ने जिस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात बिंदु उठाया है कि यह जिस डेट को इसी जो है मोदी सरकार में जब एक सांसद ने लोकसभा में जब वो प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का, तो सरकार यदि ये क्लीन चिट होते, यदि जेटली जी पाक साफ होते तो इनको रिपोर्ट रखनी चाहिए थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। चलिए, शुक्रिया। जिस तरीके से सरकार बौखलाई हुई है, सरकार कभी मुख्यमंत्री के जो है ऑफिस में सीबीआई का छापा डलवा रही है, कहीं अपने ही सांसद को कर लेने मात्र से उनको निलंबन कर दे रही है, और बड़े बड़े सांसद
देखने को तो यही मिल रहा है बड़े कि बार-बार सांसद जो है जी आज सरकार के जी, चाहे देवेंद्र वो सिंह जी। टिकट जी शुक्रिया, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। चाहे टिकट वाकई को में एक बंटवारे को, पार्टी के लिए चाहे भी टिकट ये नुकसानदायक है। चाहे टिकट के बार-बार बंटवारे ये को इस बात को लेकर लेकर आओ, चर्चा हो रही है चाहे कि और बहुत सारी समस्याएं कीर्ति पार्टी के आजाद बीच के की निलंबन हो, से कहीं पार्टी ना को कहीं फायदा होने भारतीय वाला जनता नहीं है, पार्टी के लोग संयमित नहीं होने वाले हैं। अंदरूनी जी। समस्याएं हैं। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र सिंह जी। नुकसान और फायदे की जहां तक बात कर लीजिए तो पार्टी पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि जो एक गुट है पूरी तरीके से वो तैयार हो गया है बीजेपी में, एक धरा, और लगातार इस बात को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है कि आखिरकार जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। अब प्रधानमंत्री के आने के बाद ही पता चलेगा कि अब आगे की जो रणनीति है या फिर अंदर ही अंदर इस मामले को कैसे समाधान यानी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। फिलहाल इतना ही जी। के न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।